नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज केजरीवाल के लिए तो बड़ा शुभ संकेत आया। और केजरीवाल जी के लिए शुभ संकेत मतलब आप सोचिए कि वो एक हफ्ते के लिए इंतरिम बिल मांग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका स्वीकार नहीं करी, नीचे लोअर कोर्ट में उनकी याचिका स्वीकार नहीं करी, लोअर कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया। और मज़े की बात यह है कि उनको इन परिस्थितियों में जिस समय कोर्टें सब बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट बंद चल रहा, हाई कोर्ट बंद चल रहा, लोअर का सिविल मैटर बंद चल रहा, ऐसी परिस्थिति में वेकेशनल बेंच ने उनको रिहा कर दिया, रिहा करने का आदेश दे दिया। क्या हुआ? जो रेगुलर कोर्ट होती है, जिस कोर्ट में मामला चल रहा है, वो रेगुलर कोर्ट में ने तो रिजेक्ट कर रहा था। अब इस समय वेकेशनल बेंचें बैठी हुई हैं और वेकेशनल बेंच में उनकी पिटिशन पड़ी होगी, नो डाउट उनकी एप्लीकेशन पड़ी होगी बेल की। वेकेशनल बेंच ने उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए राउस एवेन्यू कोर्ट में उनको पहले तो कल रिजर्व किया था, पहले रिजर्व किया था और आज उसको प्रोनाउंस कर दिया। ईडी की तरफ से स्पेशल काउंसिल जोहैब हुसैन, ईडी की तरफ से स्पेशल काउंसिल जोहैब हुसैन प्रेजेंट हुए। उन्होंने प्रार्थना पत्र लगाया, उन्होंने कहा कि भाई अभी आप रुक जाइए, और जो भी उन्होंने कहा होगा कि हम अपनी दूसरी लीगल रेमेडीज इस्तेमाल कर लें, अभी फ़िलहाल आप रुक जाइए। और वेकेशनल बेंच, रेगुलर बेंच नहीं थी जिस बेंच में केस लगता है, वेकेशनल बेंच राउस एवेन्यू कोर्ट की, यानी कि लोअर कोर्ट की, जो ट्रायल कोर्ट है इनका, ट्रायल कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने बेल ग्रांट कर दी। मामला बहस तो खूब लंबी चौड़ी हुई, और लंबी चौड़ी बहस में जो बातें निकल कर आई वो ये आई कि भाई आपका जो को एक्यूज्ड है, जिसके आधार पर ये सारा आप कर रहे हो, चरणप्रीत सिंह, जो ये जिसके विषय में कहा जा रहा है कि भाई इसने मोटा पैसा लिया और अरविंद केजरीवाल जी को उसने बड़े बड़े होटलों में, 7 स्टार होटलों में ठहराया, 7 स्टार होटलों में पैसा खर्च किया, और वो पैसा कहाँ से आ रहा था, वो इसी का था, उसी का था, ये सब कुछ। ईडी के इस बहस के अगेंस्ट में जो केजरीवाल जी के वकील थे, उन्होंने कहा कि भाई पैसा ह्यूज अमाउंट आ रहा है और केजरीवाल को वो दे रहे हैं उनको उनको 7 स्टार होटल में ठहरे, इसका पैसा आना और 7 स्टार होटलों में ठहराना, इसका कनेक्शन दिल्ली के घोटाले से कैसे आ जाता है? यानी कि शराब घोटाला हुआ, उसी का पैसा था, ये कैसे? भाई कोई भी पैसा ले सकता है, किसी से भी पैसा लिया, ये आप उसका लीगल कनेक्शन सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। जिस केस में आप अपियर हो रहे हैं, आप उसका लीगल कनेक्शन नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं। पैसा लिया गया, वो हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ये भी उन्होंने कहा कि भाई कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो आपके पास है नहीं कि आप ये पैसा इसी पे लिया गया, तो आप एक सरमाइश, आप एक अंदाजा लगा रहे हो कि नहीं ये पैसा लिया गया और वहां से आया, यहाँ से आया, के कविता ने लिया कि के कविता ने दिया, कि उसने लिया, कि उसने दिया, ये सब जो जिस पर ईडी का आर्गुमेंट टिका हुआ है। ईडी ये कह रही थी कि के कविता से पैसा वो जो हवाला के माध्यम से फला फला आदमी के पास आया, फला आदमी ने इनके ऊपर ये खर्च किया, इसलिए हम लिख लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इधर से पैसा आया, हवाला से चला, किसी आदमी के पास अमाउंट आया, किसी आदमी के पास अमाउंट आकर उसने केजरीवाल जी का चुनाव के दौरान 7 स्टार होटल बुक कर दिया। तो क्या कोई 7 स्टार होटल बुक नहीं कर सकता? क्या कोई पैसा है ह्यूज अमाउंट नहीं ले सकता? कोई दान नहीं ले सकता? कोई ये नहीं कर सकता? कोई कर नहीं सकता? कोई मदद नहीं कर सकता? क्या ये सब केजरीवाल जी के आर्गूमेंट है। इन आर्गूमेंट्स को स्वीकार कर लिया गया। अब एक आर्गूमेंट था कि साहब फ़ोन ये सैक्रोसेंट रखे हुए हैं, ये फ़ोन का पासवर्ड नहीं दे रहे, इन्वेस्टिगेशन कैसे कंप्लीट हो? तो उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई पासवर्ड नहीं दे रहे, ये तो तुम्हारा इशू है, क्या ये तो कुछ मिला नहीं, पासवर्ड नहीं दे रहे, तो क्या मिल गया? कुछ कुछ मिल नहीं रहा है तो खाली पी लिखा है, ये सब जो है। अब एक एलिगेशन, मतलब जो ईडी का एलिगेशन है, आज ही उनका आर्गूमेंट था। विजय नायर विजयनगर कैलाश गहलोत के घर में रहता था, कैलाश गहलोत से सीएम हाउस जाता था। केजरीवाल ने ये कहा था पिछली बार इसी अदालत में, मतलब इस अदालत में नहीं, ये तो वेकेशनल बेंच है, ये छुट्टी की बेंच है, जो रेगुलर बेंच उनकी थी, जिसमें सारा, जिसके पास ये मामला है लंबे समय से, जिसको एक एक पर्चे का संज्ञान है, एक एक लाइन का संज्ञान है।
उस कोर्ट में केजरीवाल ने ये कहा था कि भाई विजय नायर हमको रिपोर्ट नहीं करता था, विजय नायर तो रिपोर्ट करता था आतिशी को, और विजय नायर रिपोर्ट करता था सौरभ भारद्वाज को। अदालत में खड़े होकर कहा था, सबके सामने खड़े होकर कहा था। उसके बाद आतिशी बाहर निकली तो सबने हमने देखा था कि आतिशी का चेहरा कैसा था। कुछ लोगों ने पूछ लिया तो भी उन्होंने इग्नोर किया, और सौरभ भारद्वाज तो तब से बोले नहीं है। आप ये देखिए, सौरभ भारद्वाज तब से बोल ही नहीं रहे, एक आध कभी कभी दिखाई पड़ जाते हैं झलकियों में, लेकिन सौरभ भारद्वाज तो शांत बैठ गए जब से अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया। हाँ, आतिशी डटी हुई हैं, और मजे की बात यह है, इसका कोरिलेशन देखिए। आतिशी ने कहा कि 21 तारीख से मैं अनशन पर जा रही हूँ, मैं सत्याग्रह करूँगा। शरीर को बहुत कष्ट होता है, लेकिन दिल्ली वालों के कष्ट से ज़्यादा बड़ा कष्ट नहीं है, और मैं सत्याग्रह करने जा रही हूँ। और ये वो सत्याग्रह आतिशी करें और आतिशी दिल्ली की नेता बने, अरविंद केजरीवाल के मोड को अपनाएं और दिल्ली की बड़ी नेता बन जाएं, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत लगाकर बेल करवा ली। यानी कि अब अनशन पर कौन बैठेगा अगर अनशन करना पड़ा, तो अनशन पर अब बैठेंगे अरविंद केजरीवाल, और आतिशी का नाम चूंकि लिया गया। ये आर्गूमेंट उन्होंने आज भी फिर से आज कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर की बात जो कह रहे हो, आप एक प्रॉक्सिमिटी लगा रहे हो, आप एक अंदाजा लगा रहे हो कि नहीं भाई ये मिडिलमैन था, और चीफ मिनिस्टर से क्या लेने देना, वो तो संपर्क में था आतिशी के। अब अगर कोई घोटाला, इनका मतलब ये रहा होगा कि अगर कोई घोटाला किसी ने किया तो वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने किया होगा, अरविंद केजरीवाल कहाँ है उसमें। अरविंद केजरीवाल तो बड़ी चालाकी से, ना कोई साइनिंग अथॉरिटी, ना कोई मंत्रालय है, ना कोई डिपार्टमेंट है, ना कोई वो है, कुछ नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास। और सब होना, हम सब जानते हैं कि होना मुख्यमंत्री के नाम से, बिना मुख्यमंत्री के कैसे हो सकता है। तो जो कुछ भी हुआ वो मुख्यमंत्री उसमें है नहीं। तो अब उन्होंने कहा कि भाई ये जो विजय नायर है, कैलाश गहलोत के घर में रहता था, वो उससे ये कहां सिद्ध हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल इसमें किनपिन है। भाई जब अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आतिशी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, आतिशी के संपर्क में था वो, तो अगर कुछ लिया गया होगा तो आतिशी ने लिया दिया होगा, अगर कुछ गड़बड़ हुई है, कोई घोटाला किया होगा तो मनीष सिसोदिया के साथ आतिशी मिली हुई होंगी, अगर किसी का कुछ होगा तो सौरभ भारद्वाज उसमें मनीष सिसोदिया के साथ मिले होंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया मंत्री हैं। भाई अरविंद केजरीवाल कहाँ पर हैं। मजे की बात, गजब की बात कही। और इन आर्गूमेंटों को कि भाई कोई पैसा रिकवरी तो हुई नहीं, और जो आपने स्टोरी बनाई है वो स्टोरी फुल प्रूफ तो है नहीं। अगर वो स्टोरी फुल प्रूफ नहीं है तो फिर क्यों इनको जेल में रखना। आप ट्रायल चलाइए, ट्रायल में निकलेगा तो देखा जाएगा। उनकी, मैंने जैसे कहा कि उनकी जो अरविंद केजरीवाल के तरफ से, या मैं कहूँ कि ईडी की तरफ से जो काउंसिल प्रस्तुत हुए, जोहैब हुसैन साहब, उन्होंने भी कुछ विशेष नहीं कहा। उन्होंने कहा प्रूफ एजेंसी कुछ लीगल रेमेडीज एक्सरसाइज करना चाहती, कुछ करना चाहती, साहब उसको कर लेने दो। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई ये अपोजिशन ने कहा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई पर ईडी डायरेक्शन देगी क्या, सीबीआई का केस अलग है, मनीष सिसोदिया का केस अलग है। मनीष सिसोदिया के 2 केसेस थे, एक सीबीआई का था, एक ईडी का था। अब सीबीआई भी इसमें क्या करेगी, ईडी थोड़ी ना बताएगी। ये ठीक ठाक आर्गूमेंट हुए, और इन आर्गूमेंटों के बाद केस, मतलब जजमेंट रिजर्व करते हुए वेकेशनल बेंच ने, जो इसकी, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो इसकी रेगुलर बेंच नहीं है, जिसको केस सुनाया गया होगा, कितना सुनाया गया होगा, कैसे सुना होगा, वो बात की बात है, लेकिन वेकेशनल बेंच ने वो ग्रांट कर दी। रेगुलर बेंच ने तो एक्सटेंशन भी नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन बीमारी का भी नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बेल भी ग्रांट नहीं करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केवल पेरोल ग्रांट करी थी। यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रेगुलर बेंच सब ऑर्डर रिजेक्ट करते रहे, लेकिन वेकेशनल बेंच ने उनको पूरा सुनने के बाद ये पाया कि अरविंद केजरीवाल जी का अभी आप उनके खिलाफ केस प्रूफ नहीं कर पा रहे। 100 करोड़ रुपया कहाँ गया, 100 करोड़ रुपया कैसे आया, क्या हुआ, साउथ की लॉबी से अरविंद केजरीवाल जी का क्या संबंध है। अरविंद केजरीवाल, साउथ की लॉबी का कम संपर्क विजय नायर से हो सकता है, लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल नहीं, आप कह रहे हो केवल, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी इसमें इन्वॉल्व थे। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट की जाती है। अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट कर दी गई। अच्छा, वेकेशनल बेंच की एक सामान्य सी परंपरा है, हालांकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कानून नहीं है।
सामान्य सी परंपरा ये है कि जो रेगुलर बेंच होती है, रेगुलर बेंच जिसकी सुनवाई कर रही हो, उसका मामला अगर वेकेशनल बेंच में जाता है, मतलब कोई अर्जेंसी नहीं है अगर तो, और वेकेशनल बेंच में जाता है, तो वेकेशनल बेंच जनरली उस पर डेट डालकर केस आगे बढ़ाता है। और वैसे ही जून है, जुलाई में कोर्ट खुलने वाला है और जून खत्म हो रहा है, तो ये बात कोई नीचे की कोर्ट में नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी है। अभी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच में अरविंद केजरीवाल एक्सटेंशन मांगने गए थे, तो और वहाँ मेंशन किया था, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आपकी जो बेंच सुन रही थी उस पिछले हफ्ते वही लोग बैठे हुए थे, आपने उनके सामने क्यों नहीं लगाया, आप हमारे सामने वेकेशनल बेंच में आ गए, और वो भी वेकेशनल बेंच में ही उनमें से एक जज बैठे हुए थे, तो आपने उनके सामने नहीं लगाया, आप 3 दिन बाद हमारे पास चले आए। मतलब ये बात कमेंट किया कोर्ट ने कि भाई वेकेशनल बेंच भी अगर बैठी है और वही जज बैठे हुए थे जो रेगुलर बेंच में सुन रहे थे, तो आपको उनके सामने कहना चाहिए था, इसलिए हम आपको नहीं सुनेंगे। सामान्यता कोई विशेष विषम परिस्थिति ना आए, तो ऐसी परिस्थिति में देश भर में ये कर्टसी है, कानून नहीं है, कर्टसी है कि भाई 2 इक्वल जजेस बैठे हुए हैं, इनका केस है और कोई विशेष बात नहीं पड़ रही, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाते समय अगर मेरे पास आ गया है और मैं वेकेशनल बेंच का मतलब क्या है भाई, वेकेशनल बेंच बैठी किस लिए, वेकेशनल बेंच इसलिए बैठी, वैसे तो कोर्ट की छुट्टी है, लेकिन वेकेशनल बेंच बैठती ही इसलिए है ताकि कोई अर्जेंट मैटर आ जाए, कोई गिरफ्तारी आ जाए, किसी को गिरफ्तारी में कोई कोई रिमांड लेनी है, किसी को अंदर करना है, क्योंकि किसी को भी पुलिस पकड़ कर लाएगी उसको अंदर तो कोर्ट ही करेगा, क्योंकि जेल के अंदर पुलिस की नहीं चलती, जेल के अंदर न्यायालय की ही चलती, न्यायालय की कस्टडी जेल में होती है। तो कोई पुलिस या सरकार चाहे कि हम जेल में किसी को भेज देंगे और जेल से निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो वो हो नहीं सकता, वो अपनी हवालात में रखेगा, हवालात के बाद अगर जेल भेजना होगा तो न्यायालय के सामने जाएगा, न्यायालय से वो आगे जाएगा। तो ये बात एक सामान्य सी सी है कि भाई एक सामान्य सी बात है कि अगर इमरजेंसी में इस तरह के मैटर आएंगे, कोई क्राइम होगा, क्राइम तो वेकेशन देखकर होगा नहीं, किसी का चार्जशीट तो वेकेशन देखकर नहीं होगी, किसी की गिरफ्तारी भी वेकेशन देखकर नहीं होगी, तो ऐसी परिस्थिति में छुट्टियों में कुछ जजेस से कहा जाता है कि भाई आप अपनी ड्यूटी लगाओ, तो एक एक हफ्ते की कुछ ड्यूटियां लगा देते हैं जनरली, और वेकेशनल बेंच बैठ जाती है। वेकेशनल बेंच वो अर्जेंसी के मामले सुनती है, वो रेगुलर के मामले नहीं सुनती। ये वेकेशनल बेंच बैठी हुई है, और वेकेशनल बेंच ने रेगुलर कोर्ट ने जिसको रिजेक्ट कर दिया था, मेडिकल ग्राउंड मांगे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको रिजेक्ट कर दिया था, मेडिकल ग्राउंड मांगे थे, उस हाई कोर्ट जिसको रिजेक्ट कर चुका था, उसको वेकेशनल बेंच ने अर्जेंसी की सिचुएशन देख, मतलब अर्जेंसी होगी कि अरविंद केजरीवाल जी को बाहर जाना है और लंबे समय से अंदर है भाई, तो वेकेशनल बेंच ने उसको सुन लिया और सुनने के बाद ऑर्डर कर दिया। बाकी जो अभी मुझे लगता है ईडी हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्या होगा वो तो भविष्य तय करेगा, लेकिन अभी की हालत ये है कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।